हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में मैथमेटिक्स में नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो बच्चे सोचेंगे 2 ही क्वेश्चंस हैं और बच्चे हल्के में लेते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है कि 3.1 के जो 2 क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी समझ बढ़ेगी। ठीक है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। तो हम यहाँ इस वीडियो में कैसे चलेंगे, एक्सरसाइज 3.1 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले आपकी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स और एक्टिविटी उन्होंने दी है उसको हम यहाँ पर एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, जो बच्चे नए पहुँचे हैं हमारे चैनल पर, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमने आपके सिलेबस का लिंक दिया हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लगभग सभी चैप्टर्स अपलोड हो गए और उसके पहले के चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का, चैप्टर नंबर 2 भी हमने अपलोड कर दिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो आप वहां से आके क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला हमको एग्जांपल दे रहा है वो, अब देखो ये जैसे जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते रहेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल कराने लगूँ आपको क्लास 10 स्टैंडर्ड के, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एनसीईआरटी सिखाती है आपको वैसे ही सीखना है। देखिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ उन्होंने, और इस एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है कि एक मेन रोड है एंड दिस मेन रोड इज रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, ध्यान से चेक करिए, ये वाली ये मेन रोड है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। ओके, इसको हम ऐसे बोलते हैं, ये अगर ईस्ट है, वेस्ट है और इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, ये सबको पता होगा। ठीक है, ये सभी बच्चों जिनको नहीं पता है वो इस डायग्राम को देख लें, ये ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, ये सभी बच्चे ध्यान रखें। तो एक मेन रोड है जो रन कर रही है किधर, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का मतलब ये रही मेन रोड आपकी। तो आइए लेवलिंग करते हैं। तो ये जो आपकी लाइन दिख रही है बीच में, ये आपकी मेन रोड है, ठीक है, मेन रोड। ओके, चलो अब बच्चों इस मेन रोड पे क्या है कि जब आप ऐसे चलोगे, ठीक है, तो इसमें स्ट्रीट है, गलियां हैं। कैसे, आपने सपोज वेस्ट से आप ईस्ट चल रहे हो तो स्ट्रीट नंबर 1 पड़ेगी पहले, ये देखो, ये गली नंबर 1, और गली नंबर 1 जो है, स्ट्रीट नंबर 1 को हमने S1 से दिखाया है, और यहाँ हाउस नंबर 1 पड़ेगा, फिर हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, मतलब हर एक गली में 5-5 हाउसेज हैं, 5-5 घर हैं। ठीक, तो आप गए ऐसे, लौटे और फिर मेन रोड पकड़ लिया आपने, तो एक बार लेफ्ट में और फिर अगली स्ट्रीट राइट में। तो अगली स्ट्रीट का नाम क्या है, S2, यहाँ पे भी 5 घर हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4 एंड 5। फिर आप वापस लौट के आए, आगे बढ़े, तो इसके जस्ट पहले वाली स्ट्रीट अगर राइट में थी तो अब लेफ्ट में होगी। तो देखिए, लेफ्ट में स्ट्रीट 3, फिर राइट में स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8। तो इस तरीके से 8 स्ट्रीट हमको दिखाई गई हैं। अब सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कि हमने आपको बताया कि भाई आपके दोस्त का घर है, और जाइए आप, आपके दोस्त का जो घर का नंबर, आपके फ्रेंड का जो घर का नंबर है, हाउस नंबर है, वो है हाउस नंबर 5। ओके, हमने सिर्फ इतना बता दिया कि आपके फ्रेंड का हाउस नंबर 5 है। तो आपको इन्फॉर्मेशन हमने क्या दी कि आपके फ्रेंड का हाउस नंबर 5 है। बताओ, क्या केवल यही एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिससे आप अपने दोस्त के घर पहुंच जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्या देख रहे हो, यहाँ भी हाउस नंबर 5 आता है, यहाँ पे भी हाउस नंबर 5 आता है, यहाँ पे भी हाउस नंबर 5 आता है, यहाँ पे भी हाउस नंबर 5 आता है। तो आप मेरे को ये पूछोगे भाई कौन से स्ट्रीट नंबर में जाना है ना, कौन सी गली में जाना है, ये तो मेरे से आप पूछोगे, बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब अगर हम आपको एक ही इन्फॉर्मेशन दें, केवल हाउस नंबर दे दें, तो आप उसके घर तक नहीं पहुँच पाओगे। ठीक, दूसरी बात, अगर हम आपको केवल ये बोलें कि आपका दोस्त सेकेंड स्ट्रीट में रहता है, कहाँ, सेकेंड स्ट्रीट में रहता है, ओके, दूसरी गली में रहता है, ये भी इन्फॉर्मेशन अधूरी है। तो केवल एक रेफरेंस पॉइंट से आप अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच पाओगे। सेकंड स्ट्रीट अगर हमने बोल दिया तो भाई आप जाओगे सेकंड स्ट्रीट में चले जाओगे, अब हाउस नंबर ही नहीं पता आपको। यानी कि आपको कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो पूछ लेंगे मोहल्ले में जाके कॉलोनी में जाके हम तो पूछ लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं चल रहा है, आप समझो जरा बात को। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि आप केवल एक ही रेफरेंस पॉइंट से, मतलब हाउस नंबर से और स्ट्रीट नंबर से आप अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच सकते, आपको दोनों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं क्या कि आपके जो दोस्त का घर है, आपके फ्रेंड का जो घर है, वो सेकंड स्ट्रीट में हाउस नंबर 5 है, सेकंड स्ट्रीट में हाउस नंबर 5 है, तो आप क्या करोगे, जो मेन रोड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलॉन्ग, इस मेन रोड पर चलोगे, स्ट्रीट नंबर 2 पूछोगे पहले किसी से, तो ये देखो ये मिल गया आपको, स्ट्रीट पूछोगे क्या, बाहर बोर्ड लगा है सपोज, तो स्ट्रीट नंबर 2 में आप अंदर चले जाओगे और कहाँ पहुँच जाओगे, स्ट्रीट नंबर 2 में जाओगे, कहाँ, हाउस नंबर 5 पे। तो ये रहा आपके फ्रेंड का घर, ये हमने मार्क कर दिया। तो स्ट्रीट नंबर 2 और हाउस नंबर 5, ध्यान से चलिए, देखिए कैसे हम चल रहे हैं। देखिए पहले हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं और फिर हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो इसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, आप आगे चलो, आगे चल के पढ़ोगे
ठीक है। जब हम ऐसे चल रहे हैं तो ये हम बोलते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं, बस सुनते जाओ भी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ऐसे या ऐसे चल रहे हैं तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है। ये हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना चले, कितना क्या चले, मतलब जितना भी चले बस स्ट्रीट नंबर 2 में पहुंच गए, ठीक। और फिर हम फिर हम कहाँ गए, वाई एक्सिस के लॉन्ग गए, और तो हाउस नंबर 5 के पास हम पहुंच गए। तो ये रहा आपके दोस्त का घर, इसको हमने एच से मार्क कर दिया, ठीक। अब हम आपको सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो दूसरा दोस्त है, सपोज आपका कोई दूसरा भी फ्रेंड है, वो स्ट्रीट नंबर 7 और हाउस नंबर 4 पे रहता है। कहाँ, स्ट्रीट नंबर 7 और हाउस नंबर 4 पे, ठीक है। तो स्ट्रीट नंबर 7 आप ढूंढोगे, कहाँ है भाई स्ट्रीट नंबर 7, तो ये रही स्ट्रीट नंबर 7, ये वाली गली जो है स्ट्रीट नंबर 7 है, S7 से हमने इसको दिखाया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स एक्सेस में, एक्स एक्सेस में कहाँ पहुँचोगे, आप पहुँचोगे स्ट्रीट नंबर 7 पे, फिर हाउस नंबर कितना दिया हमने 4, तो हाउस नंबर 4 ये रहा। तो ये आपके दूसरे दोस्त का घर है जिसको हमने P से दिखाया हुआ है। बात समझ में आई। तो इस टॉपिक में आपने क्या सीखा, यही 2 पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने फिगर 3.1 पेज नंबर जो भी होगा इसका 51 पे दिखाया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक में हमने ये सीखा कि एक प्लेन में, ये प्लेन ही तो है, बोर्ड आपको प्लेन दिख रहा है ना, ठीक है, या किसी कॉलोनी को आप ऊपर से ऐसे देखोगे तो वो प्लेन दिखेगी, ठीक है। तो किसी प्लेन में किसी पॉइंट को दिखाने के लिए हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, एक एक्स एक्सेस वाली और एक वाई एक्सेस वाली, ठीक। अब आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में क्या देता है। एनसीईआरटी में एक आप देख रहे होगे पेज नंबर 52 आप खोल लीजिए, तो वहाँ एक शीट बनी हुई, प्लेन शीट बनी हुई पेपर की, इस पर इन्होंने एक डॉट लगाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब इस डॉट की लोकेशन आपको बतानी है, तो इस डॉट की लोकेशन हम कैसे बताएंगे, देखिए, क्या हम इस तरीके से इस डॉट की लोकेशन बताएंगे क्या कि द डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द पेपर। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, हाँ डॉट कहाँ पर है, द डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द पेपर। देखो हाफ ऑफ द पेपर कहाँ है, यहाँ कहीं है, ये देखो अभी मैं इसको रब कर दूंगा, मैं आपको अंदाज़ा लगा के बता रहा हूँ कि ये हाफ ऑफ द पेपर है, तो हाफ ऑफ द पेपर के अपर चले जाओ, ठीक है। तो द डॉट इज इन द हाफ ऑफ द पेपर। तो अब बात यह है कि बच्चों अगर हम इन द अपर हाफ ऑफ द पेपर चले जाएं, मतलब इसके ऊपर कहीं भी, तब तो हम यहाँ भी आ जाएंगे, तब तो हम यहाँ भी आ जाएंगे, तब तो हम यहाँ भी आ जाएंगे, हम तो कहीं भी पहुँच सकते हैं, यहाँ ज़रूरी थोड़ा ना पहुँचें। तो ये स्टेटमेंट एक अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, ये हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये हमें डॉट तक नहीं पहुँचा पाएगा। आइए जरा हम दूसरी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। अगर हमें बोला जाए या हम किसी से बोलें इट इज़ नियर द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, तो ये डॉट जो है लेफ्ट एज, एज मतलब समझते हो किनारा, ठीक। तो पेपर का जो लेफ्ट एज है, ये वाला जो एज है, ठीक है, इस एज के पास है क्या, हाँ पास तो लग रहा है, देखो ना ये राइट वाले से दूर है और लेफ्ट वाले के पास है। अब पास कितना पास बताओ, कोई तो सोचेगा कि यहाँ है, ये भी तो लेफ्ट एज के पास है, कोई सोचेगा यहाँ है, ये भी तो लेफ्ट के पास है, तो ये भी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर हम ये बोलें इट इज़ वेरी नियर द लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ द शीट, ओके, लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ द शीट, ठीक है। तो यही देखो ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ही तो है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में आ रहा है और थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ठीक। तो ये अच्छी भी इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ द शीट्स में तो बहुत सारे पॉइंट है, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसमें जितने भी इधर पॉइंट आएंगे सब आ जाएंगे, तब भी हम इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए, तो ये सारी अच्छी इन्फॉर्मेशंस नहीं है। फिर एक इन्फॉर्मेशन हमने दी कि द डॉट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सही है, ध्यान से चेक करिए, द डॉट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है स्टूडेंट, द डॉट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, एज मतलब किनारा, ओके। तो इस पेपर के किनारे से ये जो डॉट है हमारा ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो भाई एक बार बताओ, अगर आप लेफ्ट एज पे जाओगे यहाँ पे और यहाँ से अगर आप 5 सेंटीमीटर मेज़र कर लो, तो यहाँ से अगर हमने 5 सेंटीमीटर मेज़र किया तो हम तो यहाँ भी पहुँच सकते हैं, हम तो यहाँ भी पहुँच सकते हैं, हम तो यहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। तो लेफ्ट एज से ये 5 सेंटीमीटर पे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से भी आप इस पॉइंट पे पहुँच भी सकते हो, नहीं भी पहुँच सकते हो। अगर आपने स्केल इस पोजीशन पे रख ली होती तब तो आप पहुँच जाते। बट आप क्या देख रहे हो, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी सी इन्फॉर्मेशन से आपके सारे पॉइंट्स ये सब कवर हो जा रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हमारे डॉट के सिधाई में है, उसकी लाइन में सभी पॉइंट्स कवर हो जा रहे हैं, क्योंकि सभी पॉइंट्स लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर की दूरी में। तो ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है,
ठीक है। इसके साथ कोई और इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत तो हमें अंदाज़ा लग रहा है हाँ ये थोड़ी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बट इसके साथ अगर एक इन्फॉर्मेशन हम और दे दें, क्या कि द डॉट इज ऑल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर अबव द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन मतलब सबसे नीचे वाली लाइन, तो सबसे नीचे वाली लाइन से ये पॉइंट कहाँ है, 9 सेंटीमीटर अबव है, 9 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे एक्चुअल में, देखो बच्चों करना क्या है, मैं आपको बताऊँ सिंपल सा फंडा। देखो इस पॉइंट को पकड़िए और एक परपेंडिकुलर डालिए नीचे, परपेंडिकुलर डालना आता है, ठीक है। ये देखिए ये परपेंडिकुलर आपको डालना है ऐसे करके यहाँ पे नीचे, और सपोज ये पॉइंट P पे कट कर रहा है, ठीक। तो आपको क्या करना है, P की इस लेफ्ट एज से डिस्टेंस नाप लो, ये वाली डिस्टेंस नाप लो, ठीक है। तो आपने लेफ्ट एज से ये डिस्टेंस, अरे ये एज है ना, तो ये पेपर की एज है लेफ्ट एज, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करिए आपने, कितनी आई 5। तो यानी कि पेपर की लेफ्ट एज से पहले सबसे बॉटम वाली लाइन पे आपको 5 राइट में चलना है, 5 राइट में चलने के बाद 9 कहाँ जाना है, ऊपर। देखिए बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली। पेपर के लेफ्ट एज से आपको क्या करना है, 5 स्टेप राइट जाना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर राइट जाइए और फिर बॉटम लाइन, ये रही बॉटम लाइन, बॉटम लाइन से 9 सेंटीमीटर ऊपर जाइए, तो आप एग्जैक्टली कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके पॉइंट की लोकेशन पे। ये रहा 9 सेंटीमीटर बॉटम लाइन से ऊपर, और यहाँ से यहाँ सपोज को मैंने O बोल दिया, तो O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, आप पॉइंट तक अपने पहुँच गए, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये 90 डिग्री है, ओके। तो ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ है, तो आप कहाँ पहुँच गए, अपने पॉइंट की लोकेशन पे पहुँच गए। तो इस टॉपिक से बच्चों एनसीईआरटी हमको क्या सिखाना चाहता है, इस टॉपिक से एनसीईआरटी हमको ये सिखाना चाहता है कि अगर किसी प्लेन में, क्योंकि ये शीट ऑफ द पेपर एक प्लेन था ना, प्लेन तो समझते हो ना, ये 2 डायमेंशनल प्लेन जैसे बोर्ड है, तो किसी प्लेन में अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी होती है ना, तो केवल एक इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता, आपको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएं। क्या निकला इस टॉपिक से कंक्लूजन, कि वी नीड 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द डॉट, या इन अ प्लेन वी नीड 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशंस टू फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, ओके। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स लेते हैं एक्टिविटी 1 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 52, ठीक है। ये सीटिंग अरेंजमेंट है आपकी क्लास का, एक्टिविटी 1 है ये आपकी एनसीईआरटी की 3.1 से पहले। इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है, ध्यान से चेक करिए। इस एक्टिविटी में ये क्लासरूम का टॉप व्यू दिखाया गया है। अगर सोचो आप हेलीकॉप्टर से जाके आपके क्लास में सोचो छत ना ऊपर, आप हेलीकॉप्टर से जाके या ऊपर से ऐसे करके देखो, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा अभी आपको विजुलाइज होगा, ठीक है। आपके टीचर यहाँ पर हैं और टीचर एक ऑब्जर्वर है जो इस सिस्टम को देख रहा है। अब ध्यान से चेक करो, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 4 है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, और ये जितने भी स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर एक सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी क्लास की एक सीट को, ठीक है। तो ये एक बच्चे की सीट है, ये किसी दूसरे बच्चे की सीट है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं क्या कि आपको इस क्लास में किसी बच्चे की लोकेशन अगर बतानी तो आपको 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हमने पिछले एग्जांपल में बात करी थी कि किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए आपको 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। यहाँ पे भी आपको किसी बच्चे की पोजीशन बताने के लिए क्लास में 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उससे पहले मैं बता दूँ, ये कॉलम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये कॉलम नंबर है और ये क्या है, ये रो नंबर है, ठीक है, रो नंबर। चलो, तो आपको 2 इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, द कॉलम इन विच स्टूडेंट सिट्स, द रो इन विच स्टूडेंट सिट्स, ओके। नाउ पहला क्वेश्चन, आपकी पोजीशन कहाँ होगी कि अगर आप कहाँ बैठे हो, 5th कॉलम 3rd रो में, 5th कॉलम 3rd रो में। तो सबसे पहले आप देखो, आप एक चीज़ ध्यान देते हो, 5 को मैंने पता है ये और ये पॉइंट के बीच में लिखा है, ये है कॉलम, ठीक है ना, हाँ। तो इसलिए मैंने यहाँ बीच में लिखा है, मतलब ये कॉलम नंबर 5 है, ये कॉलम नंबर 6 है, इसलिए 6 को इन दोनों पॉइंट के बीच में लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से ये रो नंबर 2 है, इसलिए 2 को इन दोनों पॉइंट के बीच में लिखा है, ठीक है। तो आपकी पोजीशन कहाँ है, 5th कॉलम 3rd रो। हाँ भाई, तो सबसे पहले आप कॉलम नंबर 5th ढूंढोगे, मतलब सपोज आपका टीचर आपको देख रहा है, तो वो 4th कॉलम में ना जाके 6th कॉलम में, 7th कॉलम में ना जाके 5th कॉलम में आ गया 5th कॉलम में। अब कहाँ मूव करेगा वो, 3rd रो में। तो 5th कॉलम में बढ़ा, 5th कॉलम में गया, ये 1st रो है, फिर ये 2nd रो और ये 3rd रो, तो यहाँ पहुँच जाएगा। या वो आपका टीचर ऐसे भी कर सकता था, क्या, यहाँ से चलता, ठीक, और पहले कहाँ जाता, 3rd रो में, और फिर 1st कॉलम, 2nd कॉलम,
ये वर्टिकल वाले कॉलम है ना, और ये हॉरिजॉन्टल वाले, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल वाले रोज और वर्टिकल वाले कॉलम, ठीक। फिर वो वर्टिकल वाले को देखता, पहला वर्टिकल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, यहाँ पे पहुँच जाता। तो ये रही तुम्हारी लोकेशन यू, आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक। चलो अब ध्यान से चेक करो कि अगर इसको हमको थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टाइल से दिखाना हो तो पता है हम कैसे बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हम पोजीशन को ऐसे दिखाते हैं। कैसे? कॉलम कॉमा रो, यानी कि पहले क्या लिखना है हमको? कॉलम, फिर क्या लिखना है? रो। तो हमारी पोजीशन क्या होगी? 5,3। क्या होगी? 5,3। सामने वाला समझ जाएगा, हाँ भाई ये पहले कॉलम को दिखाते हैं फिर रो को दिखाते हैं, इसका मतलब इनका कॉलम नंबर क्या है? 5 और रो नंबर क्या है? 3, और वो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, इज दिस द सेम 3,5? मतलब 5,3 जो हमने यहाँ बात करी है, क्या ये 3,5 के इक्वल है? नो, ये आपस में इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉलम नंबर क्या है? यहाँ कॉलम नंबर 3 है और रो नंबर क्या है? 5। क्या आप बता सकते हो कि अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो टीचर कहाँ पहुँचेगा बताइए? कॉलम नंबर 3 में पहले जाएगा, देखिए कॉलम नंबर 1, 2, 3 में आया, फिर रो नंबर 5 में, तो रो नंबर 1 ये रही, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ आ गया वो, ठीक है। तो ये वाली जो पोजीशन थी ये क्या थी? 5,3, बट ये जितना मैंने शेड किया है, बट यहाँ पे जो मैंने शेड किया है ये क्या है? ये आपका 3,5। ओके बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा, 5,3 इज़ नॉट सेम एज 3,5, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए अब सोनिया की पोजीशन बता दीजिए जरा। सोनिया इज सिटिंग इन 4th कॉलम एंड 1st रो। ओके, तो 4th कॉलम में जाइए सबसे पहले, ये 1st कॉलम, 2nd, 3rd, 4th कॉलम में और 1st रो में। तो देखो ये 4th कॉलम है और 1st रो ये है, तो यही तो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ सोनिया बैठी हुई है। अब सोनिया की पोजीशन आप कैसे दिखाओगे? पोजीशन दिखाने का स्टाइल क्या है? कॉलम कॉमा रो। तो पहले कॉलम क्या था इसका? 4, और रो क्या है इसकी? 1। क्या 4,1 इक्वल्स टू 1,4 है? तो जवाब है नहीं। क्यों? 1,4 का क्या मतलब है? 1st कॉलम 4th रो, यहाँ पहुँच जाओगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सभी एग्जाम्पल्स में देखा कि आपको प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट की पोजीशन दिखाने के लिए 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और यहीं से जन्म होता है किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसको धीरे धीरे हम क्लास 10th, 11th, 12th तक और आगे भी पढ़ते रहेंगे तो उसका लेवल हाई होता जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दूंगा, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम की, बट उस डेफिनेशन से पहले पेज नंबर 53 एनसीईआरटी में, ठीक है, बॉक्स में जो कुछ भी लिखा है और उससे ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है फिगर 3.3 के नीचे, वो आप पढ़िएगा, और बॉक्स में आपने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ी ये आप मुझे कमेंट करिएगा। देखता हूँ आप क्या पढ़ते हो, ठीक है। किसका फिगर बना हुआ उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उन्होंने क्या किया था, कहाँ के वो मैथमेटिशियन थे, ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है भाई। सिस्टम जैसे स्कूल का एक सिस्टम है, उसका काम क्या है? बच्चों को एजुकेशन देना, ठीक है। तो ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? तो एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम का यूज़ हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। सुन लीजिए फिर से, एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम की हेल्प से हम किसी पॉइंट की पोजीशन को किसी प्लेन में डिस्क्राइब करते हैं या बताते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से किसी पॉइंट को प्लेन में लोकेट किया जाता है या किसी पॉइंट की पोजीशन को प्लेन में बताया जाता है कि वो पॉइंट उस प्लेन में कहाँ लाई करता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें काम पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बॉक्स को आपको पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1, मैंने शायद 1.1 गलती से बोल दिया था, सॉरी। एनसीईआरटी 3.1 का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ओके, तो ये आपका स्टडी टेबल है, मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। ABCD आपका टॉप है टेबल का और उस पर एक लैम्प रखा हुआ है। तो इस लैम्प की पोजीशन को आप किसी बंदे को कैसे बताओगे, ठीक है। तो इसका आंसर हम एग्जाम में कैसे देंगे, देखिए किस तरीके से देंगे। सबसे पहले हम एक लैम्प कंसीडर करेंगे, तो कंसीडर द लैम्प इज प्लेस ऑन द टेबल, और टेबल का नाम हमने रख दिया ABCD। ये टेबल है ABCD, टॉप व्यू है। ABCD क्या है इसका? टॉप व्यू है, ठीक है। तो ये एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है जिसके 4 साइड्स हैं। चलो कह रहा है चूज 2 एडजेसेंट एजेस DC एंड AD। तो आपको क्या करना है? 2 एडजेसेंट एजेस चूज करनी। एज मतलब किनारा। 2 एडजेसेंट एजेस का मतलब समझते हो आप? जो कॉमन पॉइंट से निकल रही हो। तो ध्यान से रखो, तो D एक कॉमन पॉइंट है और यहाँ से एक एज निकल रहा है DC, ठीक है। देखो आप DC को
और ए बी को नहीं ले सकते हो, डी सी एच और ए बी एच को नहीं ले सकते हो, ना 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 ना, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ हम लाइन्स और एंगल्स में चल के आगे पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये पॉइंट डी कॉमन है किसके लिए, डी सी एच के लिए और ए डी एच के लिए। ध्यान से चेक करो, ये देखिए ये रहा ए डी और ये रहा डी सी, तो दो हमने एच चूज़ कर ली। और इन एजेस की प्रॉपर्टी क्या है, इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि एडजेसेंट होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आपको इस लैम्प पे खड़े हो जाना है जाके इसकी पोजीशन पे, ठीक। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे, डीसी पे, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे, एडी पे। तो देखिए एक परपेंडिकुलर हमने कहाँ ड्रॉ किया, ये नीचे। परपेंडिकुलर मतलब समझते हो, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ऊपर से एक ऐसी लाइन आए जो इस बॉटम लाइन के साथ 90 डिग्री बनाए। तो यहाँ से एक आया और सपोज ये 90 का साइन ऐसे होता है, इसका मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। सपोज ये परपेंडिकुलर क्या है, ये पॉइंट एम पे था, या पॉइंट कुछ भी बोलता हूँ पी पॉइंट पे या एल पॉइंट पे लैम्प रखा था। तो एल से हमने एक परपेंडिकुलर डाला डीसी पे, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं मैथ्स में, एल एम, और ये परपेंडिकुलर का साइन है। सब लोग ध्यान रखें, ऐसे करके उल्टा टी बना दो, टी बना के उसको पलट दो, तो इसको हम परपेंडिकुलर पढ़ते हैं। तो एल एम परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया हमने, डीसी पे, ठीक। और इसी तरीके से लैम्प पे खड़े होकर एक परपेंडिकुलर हमको डीसी वाले एज पे ड्रॉ किया और दूसरा परपेंडिकुलर आपको एडी वाले पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पे, तो ये 90 बना रहा है, इसका नाम रख दो कुछ भी, लेट अस से एल एन। तो एल एन परपेंडिकुलर किसके ऊपर, एडी के ऊपर, ठीक है। तो एल एन परपेंडिकुलर टू व्हाट, एडी। यही बात हमने लिखी यहाँ, ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स ऑन द एजेस डीसी एंड एडी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द लैम्प। पोजीशन ऑफ द लैम्प से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, किस पे, डीसी एच पे ऐसे और एडी एच पे ऐसे। उसके बाद क्या करना है, मेजर द लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स, यानी कि आपके परपेंडिकुलर क्या है, एल एम और एल एन, ठीक है, एल एम एंड एल एन, इनकी लेंथ मेजर करिए। चलिए मेजर करते हैं। सपोज स्टूडेंट्स एल एम की लेंथ कितनी आई थी, एल एम की लेंथ आई थी, मान लो, अब लेंथ तो आप मेजर करोगे, मान लो आई है कितनी 25 सेंटीमीटर। कितनी, ये जो डिस्टेंस है एल एम जो परपेंडिकुलर है 25 सेंटीमीटर है, और एल एन है सपोज 20 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप पोजीशन ऑफ द लैम्प कैसे दिखाओगे वो मैं आपको लास्ट स्टेप में बता रहा हूँ। पोजीशन ऑफ द लैम्प is given by 20,25। कैसे देंगे हम इसको, 20,25 ऐसे करके देंगे, ठीक। अब सुनिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको बताना पड़ेगा ये 20 क्या है। वेयर 20 सेंटीमीटर is the distance of the lamp फ्रॉम द लेफ्ट एज। बच्चों ध्यान से चेक करिए, मैंने कोई गलती तो नहीं करी है। देखिए इस क्या लिखा है हमने लिखा है 20 सेंटीमीटर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लेफ्ट एज। तो सही तो लिखा है मैंने क्या, ये जो लेफ्ट एज थी यहाँ से लैम्प की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो अब भाई आप इस 20 के बारे में भी तो बताओ ना कि ये 20 सेंटीमीटर लेफ्ट एज से डिस्टेंस है या बॉटम वाली एज से डिस्टेंस है, ये भी तो बताओगे। तो एक पॉइंट तो ये लिखोगे और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि वेयर ये 25 के बारे में लिखिए, वेयर 25 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प। हाँ बताओ ये कहाँ से डिस्टेंस है, बॉटम वाले एज से, फ्रॉम द बॉटम एज ऑफ द टेबल, फ्रॉम द बॉटम एज ऑफ द टेबल। ओके, तो बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। और ऑब्वियसली जब इतनी बात आप किसी को बता दोगे तो आपने दो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशंस दे दी है ना। तो कोई भी बंदा आएगा लेफ्ट एज पे आएगा पहले, और लेफ्ट एज पे आने के बाद 20 सेंटीमीटर इधर मूव करेगा, ठीक, और स्टॉप हो जाएगा। और इसी लाइन को आप नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था। आप डी पे खड़े हो जाएगा वो बंदा लेफ्ट पे, और 20 पहले इधर चलेगा तो यहाँ पहुँचेगा, और फिर 25 ऊपर जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई इसको। चलिए लिखा जैसे तैसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, ये स्ट्रीट प्लान है। ओके, तो कह रहा है अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, तो देखिए 2 मेन रोड्स हैं, एक ये मेन रोड है और एक ये, तो ये दोनों मेन रोड हैं। ठीक है, तो ये आपकी MR का मतलब मेन रोड 1
और ये है आपकी क्या, मेन रोड 2। अब इसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन देगा तो मैं आपको बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों बनाया। कह रहा है कि विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो ये वाली और ये वाली रोड ये सेंटर ऑफ द सिटी पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ये, और ये पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी है सेंटर ऑफ द सिटी। सपोज ये पॉइंट क्या है, सिटी का सेंटर है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो बच्चों, इस शब्द का याद रखो, जब भी अलोंग लिखा होता है ना, अलोंग मतलब उससे लग के होके जाते हुए, अलोंग मतलब उससे लग के होके जाते हुए। किससे लग के होके जाते हुए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या होती है, कई बार हमने आपको बताया, ये देखिए, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या कहता है, कहता है द टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब पहली जो रोड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग है। तो ये पहली मेन रोड जो थी, इसको हमको MR1 बोलना चाहिए, मेन रोड 1, क्योंकि फर्स्ट रोड जो है वो नॉर्थ साउथ के अलोंग है। ठीक, एंड जो दूसरी रोड है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग। तो ये मेन रोड 2 हो गई। ठीक है, तो ये 2 रोड्स आपको दिखी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑल द अदर स्ट्रीट्स, अब कुछ और भी स्ट्रीट्स के बारे में बात कर रहा है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 सेंटीमीटर, सॉरी 200 मीटर अपार्ट, नॉट सेंटीमीटर, 200 मीटर अपार्ट। ओके, सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, मतलब सिटी की जो दूसरी स्ट्रीट्स हैं वो इन रोड्स के पैरेलल रन करती हैं। मतलब सोचो, दिमाग लगाओ, इसके पैरेलल कैसी होगी, ऐसे भाई, इसके पैरेलल स्ट्रीट कैसी होगी, ऐसे होगी एक, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, और इसके पैरेलल ऐसे 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 होगी। ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। चलो अब देखते हैं। कह रहा दीज रोड आर 200 मीटर अपार्ट। कह रहा दीज आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट्स हैं। मतलब समझो, नॉर्थ साउथ की भी डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स हैं। कह रहा है कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स। ठीक है, मतलब ये जो लास्ट में लिखा है, रोड्स या स्ट्रीट को आपको सिंगल लाइन से दिखाना है। यही रीज़न है, जब हमने रोड की बात करी थी जो कि नॉर्थ साउथ के अलोंग थी या ईस्ट वेस्ट के अलोंग, तो हमने उसको लाइन से दिखाया था। अब सुनिए, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी स्ट्रीट्स जो किसके पैरेलल हैं, नॉर्थ साउथ वाली रोड के पैरेलल हैं। तो ध्यान से चेक करिएगा, कितनी स्ट्रीट्स बनानी, टोटल 5। ठीक है, तो ये हमने बनाया स्ट्रीट 1, फिर हमने बनाया स्ट्रीट 2, सब पैरेलल होनी चाहिए आपस में। अभी यहाँ एक बात मैं आपको बताऊंगा, वो ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है, पहले ही सुन लो। ये जो डिस्टेंस है आपकी कॉपी में, ये 1 सेंटीमीटर का लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि टेकिंग, ये देखिए यूनिट उन्होंने बोला है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर मान के चल लो आप। अब बच्चे बोलेंगे कि 100 मीटर में 1 सेंटीमीटर कहाँ होता है। अरे यार, ग्राफ पेपर पे हम ऐसे ही तो प्लॉट करते हैं। ठीक है ना, जब हमको कोई बड़ा डिस्टेंस दिखाना होता है, एक बात बताओ, 100 मीटर तुम ग्राफ पेपर पे दिखा लोगे नहीं ना, या अपनी कॉपी में दिखा लोगे नहीं ना। तो हम ये मान के चलते हैं क्या कि भाई 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 मीटर को। तो इन्होंने 1 सेंटीमीटर से कुछ तो 100 ही दिया है। यस 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 यस। तो एक बात बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर इन्होंने 100 दिया है, तो देखो जरा मैं आपको फिर से इसको क्लियर करता हूँ। देखिए बात समझिए जरा, 1 सेंटीमीटर, पहले तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर अपने पास ही 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये 10 है। अब ध्यान से चेक करिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर लेना है हमको। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, 2 से राइट में भी, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे लेफ्ट राइट क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे यार, क्योंकि ध्यान से सुनो, 2 स्ट्रीट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। मतलब तुमको ये चेक करना है कि 1 सेंटीमीटर में अगर 100 मीटर हैं, या 100 मीटर में अगर 1 सेंटीमीटर है, तो 200 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो भाई बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई ही तो करोगे, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 से 100 को करो, तो क्या आ जाएगा 200 मीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर में हमको 200 मीटर का गैप दिखाना है। अब बात समझ में आई, तो ध्यान से चेक करिएगा जरा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
तो देखिए 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे, तो ये पहली स्ट्रीट होगी, ये आपकी फर्स्ट स्ट्रीट है। ओके, अगर हम आपसे पूछें कि जो मेन रोड है यहाँ से इस फर्स्ट स्ट्रीट की डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस कितनी बताओ, 2 सेंटीमीटर। यस, 2 सेंटीमीटर मतलब 200 मीटर। तो ये डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर, क्योंकि सभी स्ट्रीट्स आपस में पैरेलल है ना मेन रोड के, और सब 200 मीटर की डिस्टेंस पे। तो फिर से ये गैप 200 मीटर हो गया। ये हो गई आपकी स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, फिर से 2 सेंटीमीटर गैप का मतलब आप 200 मीटर के गैप पे ले रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्ट्रीट 3, और टोटल 5 स्ट्रीट हमको बनानी थी। तो ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी स्ट्रीट 4, और नेक्स्ट है जो बनेगी वो होगी आपकी स्ट्रीट 5। तो दिस इज़ योर स्ट्रीट 5, ठीक है। अब ध्यान दें, अब अगर हम यहाँ आ जाएं, यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करना शुरू करें, क्योंकि देखो ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये जो स्ट्रीट्स हैं मैं एरो लगा के लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा। दीज स्ट्रीट्स आर अलोंग, हाँ बताओ कौन से, किस डायरेक्शन के अलोंग है ये नॉर्थ साउथ के अलोंग है। जिधर नॉर्थ साउथ है उसी के तो पैरेलल है, तो अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब हम स्ट्रीट्स लेंगे जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग हो, मतलब इसके पैरेलल, ईस्ट वेस्ट वाली रोड के पैरेलल, ठीक है। और रोड के एक ही तरफ तो स्ट्रीट होंगी, तो यही रीज़न आपने देखा, ये रोड है तो रोड के एक ही तरफ, भाई शहर में ही तो गलियाँ होती, शहर के बाहर थोड़ी ना गलियाँ होती, मतलब समझो ना, एक ही तरफ गलियाँ होती। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लेंगे, उससे पहले हम यहाँ स्केल ले लेते हैं अपनी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1 2, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ये 1 है, फिर ये 2 छोड़ दिया हमने, तो ये आपका 2 है, ये 3 छोड़ दिया, ये आपका 4 है, ये 5 छोड़ दिया, 6 है, 7 छोड़ दिया, लिख नहीं रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, ये 8 है, 9 छोड़ दिया, ये 10 है, ठीक है। इसको हमको थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए था। अगर आपके स्कूल में आपकी मैम या सर बोलते हैं ना ग्राफ पेपर पे करो, तो आप ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है अपनी कॉपी पे करो, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको 2 सेंटीमीटर पे एक स्ट्रीट खींचनी है। 2 सेंटीमीटर का मतलब आप ये जो मेन रोड है, ये वाली जो मेन रोड है, मेन रोड 2 से पैरेलल 200 मीटर पे, 200 मीटर पे एक क्या खींच रहे हो, क्या ड्रॉ कर रहे हो, एक लाइन, जो लाइन किसको बताएगी, स्ट्रीट नंबर 1 को। और ये जो स्ट्रीट नंबर 1 होगी, ये किसके अलॉन्ग होगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट फिर से 2 सेंटीमीटर के गैप पे हम लेंगे, दैट इज़ स्ट्रीट 2, ओके। और फिर हम नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर के गैप पे लेंगे, यानी कि 200 मीटर हो रहा है हमारा, 2 सेंटीमीटर, आपको साइड में करके दिखाना पड़ेगा। ये स्ट्रीट 3 है, ओके। और इसी तरीके से 5 स्ट्रीट्स लेनी है हमको ईस्ट वेस्ट के पैरेलल या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलॉन्ग। यस 4 है, स्ट्रीट नंबर 4। और इसी तरीके से ये 2 सेंटीमीटर के गैप पे फिर से स्ट्रीट नंबर 5 जाएगी। तो ये सब जो स्ट्रीट्स हैं, दीज स्ट्रीट्स आर अलॉन्ग व्हाट, अलॉन्ग, ये किसके अलॉन्ग है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलॉन्ग है या ईस्ट वेस्ट के पैरेलल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, और आपने देखिए स्ट्रीट्स को और रोड्स को हमने सिंगल लाइन से ही दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं, ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ठीक है। हमारे मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे 2 स्ट्रीट, 2 गलियाँ आपस में एक दूसरे को काटती हैं। तो ध्यान चेक करो, एक ये वाली स्ट्रीट S1 और यहाँ से S1 यहाँ पे काट रही, तो ये एक क्रॉस स्ट्रीट है। इसी तरीके से ये भी एक क्रॉस स्ट्रीट है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 2 स्ट्रीट S3, कौन सी वाली, जो ईस्ट वेस्ट के अलॉन्ग है वो वाली, और कौन काट रहा है, S3। फिर इस पॉइंट को देखो, S3 और S4, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉस पॉइंट्स हैं आपके पास या क्रॉस स्ट्रीट्स हैं आपके पास। तो देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स ऑन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हाँ भाई, हमें भी पता है कोई भी क्रॉस स्ट्रीट कैसे बनती है। जैसे कि मान लीजिए हमने ये वाली क्रॉस स्ट्रीट ले ली, ठीक है। तो कोई भी क्रॉस स्ट्रीट कैसे बनती है, 2 स्ट्रीट के क्रॉस करने से। किसके किसके, वो वाली स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ के अलॉन्ग है और वो वाली स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट के अलॉन्ग है, इन दोनों के क्रॉस करने से ही यहाँ क्रॉस स्ट्रीट बनती है। तो इस पोजीशन को हम क्रॉस स्ट्रीट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए,
आगे पढ़िए, कह रहा है ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, कह रहा है कि हर क्रॉस स्ट्रीट को बताने का एक लॉ है, एक नियम है, और वो नियम क्या है, आगे दिया हुआ है वो नियम। कह रहा है इन द फॉलोइंग मैनर, इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड, ध्यान से चेक करिएगा क्या कह रहा है इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ध्यान से चेक करो, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आना है भाई, यही तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, और इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली सेकेंड स्ट्रीट को आपको लेना है, तो बताओ कहाँ है, ये रही। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो अब आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली फिफ्थ स्ट्रीट में आ जाना है। तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप यहाँ पहुँच जाओगे कि नहीं, खुद दिमाग लगाओ, आप यहाँ पहुँच जाओगे इस पोजीशन पे। क्यों, ये पोजीशन किसको बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है आपका किसका क्रॉस है ये, ध्यान से करो। अगर हम आपसे पूछें ये क्या है, तो आप बोलोगे 2,5 है। क्या है ये 2,5, मतलब 2 किसको डिनोट कर रहा है, 2 डिनोट कर रहा है सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, और 5 किसको डिनोट कर रहा है, 5 डिनोट कर रहा है फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों के ही क्रॉस को, ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट के क्रॉस को ही हमने 2,5 से दिखाया, बात समझ में। और सुनो, 2,5 इज नॉट इक्वल टू 5,2, 2,5 इज नॉट इक्वल टू 5,2। वाई, क्योंकि 5,2 का क्या मतलब होगा कि फिफ्थ स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ के अलोंग रन कर रही है, यानी कि ये वाली। ठीक, और 2 का मतलब सेकेंड स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट के अलोंग रन कर रही है। ठीक है ना, तो ये पोजीशन आपको कहाँ मिल जाएगी, ये पोजीशन मिल जाएगी आपको 5,2, ये पोजीशन आपकी क्या है 5,2। ठीक है ना, और याद रखिएगा एक क्रॉस स्ट्रीट की केवल एक ही पोजीशन है, मतलब अगर आपको कोई यहाँ पे ऐसे समथिंग कॉमा समथिंग दे दिया जाए तो वैसा एक ही पॉइंट मिलेगा, मतलब एक ही क्रॉस स्ट्रीट पॉसिबल है, दूसरी पॉसिबल नहीं है। आइए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, कह रहा है यूज़ दिस कन्वेंशन, मतलब ये जो रूल इन्होंने बताया है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको 2 आंसर देने हैं। पहला क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4,3। हाँ भाई चलो बताओ, कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 को रेफ़र करेगी, ऑब्वियसली 1, और होगी कहाँ, आइए दिखाते हैं। ठीक है, तो अब ये सब मैं रब कर दे रहा हूँ 5,2, 2,5, क्योंकि हम आंसर करने जा रहे हैं। तो बताओ 4,3, 4 क्या, 4 का क्या मतलब है, रूल क्या था कि पहला वाला नंबर किसको दिखाता था, पहला वाला नंबर उस स्ट्रीट नंबर को दिखाता था जो स्ट्रीट, ध्यान से चेक करो ना, पहला वाला नंबर उस स्ट्रीट नंबर को दिखाता था जो स्ट्रीट नंबर, देखो 2,5 लिखा था, तो 2 की पोजीशन 2 क्या था, 2 वो स्ट्रीट नंबर था जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, वो स्ट्रीट था जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था। तो पहला स्ट्रीट कौन सा स्ट्रीट लेना है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ध्यान से चेक करो क्या कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको स्ट्रीट नंबर 4 लेना है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये स्ट्रीट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, अभी हम 4,3 पे नहीं पहुँचे, अब हमको किसको सेलेक्ट करना है, 3 को, और 3 क्या है, स्ट्रीट नंबर 3 इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट। तो ये है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट नंबर 3, तो दोनों का क्रॉस पॉइंट यही तो है, ये चेक करो ना, ये हो गया आपका 4th स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 3rd स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो आप यहाँ पहुँच जाओगे कि नहीं पहुँच जाओगे बताओ। तो यही पॉइंट क्या है, यही पॉइंट है आपका क्या 4,3। ठीक है, अब 4,3 जैसा और कोई पॉइंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज, तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड, ये आप लिखिएगा वो पे, मैं लिख रहा हूँ ओनली 1, आंसर कैसे देंगे, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4,3। इसी तरीके से हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4, ओनली 1। और आइए इसकी पोजीशन बताते हैं। 3,4 का क्या मतलब है कि स्ट्रीट नंबर 3 लेना है आपको, कौन से डायरेक्शन में, क्योंकि भाई रूल क्या है कि पहला नंबर किसको बताता है, नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन वाली स्ट्रीट्स को, और ये जितनी भी स्ट्रीट्स ऐसे हैं नॉर्थ साउथ में ही तो हैं। ठीक है ना, तो 3 आपको 3rd स्ट्रीट में जाना है, ये वाली स्ट्रीट में। तो 3rd, ये वाली स्ट्रीट कहाँ गई, ये 1st है, ये 2nd है, यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब क्या लेना है आपको, अब लेना है आपको 4, यानी कि इधर वाली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली 4th स्ट्रीट, तो ये रही आपकी, और इन दोनों का क्रॉस पॉइंट ये है आपका।
ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है आप अपनी कॉपी में करके देखिएगा, ये वाला पॉइंट क्या है 3,4। तो आपने देखा क्लियरली 4,3 एक अलग पोजीशन थी और 3,4 एक अलग पोजीशन थी। ठीक है बच्चों, अब देखो सिंपल सी बात वो आपको ये पढ़ाना चाहते हैं कि आपको सेंटर पॉइंट से चलना है। अगर हम आपको बोले 4,3 करो, अभी इसकी आदत आपको धीरे धीरे पड़ेगी, ठीक है। तो आपको सेंटर पॉइंट से 4 स्टेप पहले तो राइट में चलना है। 4 स्टेप का मतलब आप कहाँ पहुँच जाओगे, 8 सेंटीमीटर पे, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि एक स्टेप में 2 सेंटीमीटर है ना ये। तो ये एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप चलना है आपको सेंटर पॉइंट से राइट की तरफ, और उसके बाद 3 स्टेप ऊपर जाना है। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो 4,3 पे पहुंच जाओगे। इसी तरीके से 3,4 का क्या मतलब है कि सेंटर पॉइंट से आपको 3 स्टेप राइट में जाना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और फिर 4 स्टेप ऊपर जाना है। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यहाँ आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो आशा करते हैं काफ़ी कुछ आपने इस वीडियो में सीखा होगा बच्चों। ठीक है, और आपने देखा ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कितने थे डिस्कस करना। एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मुझे भी पता है नहीं आएगा, बट इससे आपका बेस जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, दैट इज़ द टॉपिक विथ कार्टेशियन सिस्टम। ओके, कार्टेशियन सिस्टम और एक्सरसाइज 3.2 के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहता हूँ जाते जाते कि साइंस का जो फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके वीडियोज़ हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या मैं कमेंट कर दूंगा, वहाँ से आप जाके वहाँ पर क्लिक करके आप साइंस को भी अपना फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।